इससे पहले हम पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक नहीं किया, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी मेरे परदादा के साथ 1944 में पेश आई थी। बेसिकली उनका जो ताल्लुक़ था वो जूनागढ़ से था और जूनागढ़ के करीब एक छोटे से गांव में वो रहा करते थे। मेरा नाम वासिफ़ है और मेरे दादा ने ये कहानी मेरे बाबा को और मेरे बाबा ने ये कहानी मुझको सुनाई थी। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में ज़ाहिर सी बात है इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए मौजूद नहीं थे और अगर लोगों को ट्रैवल करना होता तो 90% लोग पैदल ही ट्रैवल किया करते थे। उस दौर में भी मेरे जो परदादा थे उनके पास एक घोड़ा गाड़ी मौजूद थी और अक्सर ऐसा होता था कि गांव के जो भी लोग थे इमरजेंसी की सूरत में या कहीं जाने के लिए उस घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। बहुत शरीफ दौर था, बहुत सादा, बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे। तो अगर किसी को इमरजेंसी हो, कोई मसला हो, तो मेरे परदादा वैसे भी बग़ैर पैसों के उसको सपोर्ट कर दिया करते थे। परदादा बताया करते थे कि वैसे ही एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, यानी कि इशा की नमाज हो चुकी थी। उसके बाद ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। एकदम से जो मेरा दरवाज़ा था उस पर नॉकिंग शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे जो भी बाहर की तरफ मौजूद है बहुत जल्दी में या उसको इमरजेंसी की सूरत में मेरी मदद की ज़रूरत है। खैर, जब मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने दरवाजे से बाहर की तरफ देखा तो हमारे गांव का एक आदमी था जिसका नाम किशन था। वो सामने अपनी बीवी के हमरा खड़ा हुआ था। वो कहने लगा कि मुझे इमरजेंसी में यहाँ से साथ वाले गांव जहाँ पे एक बड़े हकीम साहब मौजूद हैं वहाँ पे जाना होगा। असल में मेरी बीवी की तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब थी और अब ऐसा लग रहा है इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो अगर बुरा ना मानो, मेरे साथ बराबर वाले गांव में चलो, इसके अवज़ जो भी मुआवजा तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। खैर, ये एक इमरजेंसी थी और वैसे भी मैं किसी को मना नहीं किया करता था। मैंने कहा कि मुझे 5-10 मिनट का टाइम दो, मैं अभी तैयार होके बाहर आता हूँ। हालांकि उस दौर में, उस वक्त जब यह वाक़या पेश आया था, शदीद सर्दी हो रही थी और हमारे गांव में इस कदर धुंध हुआ करती थी कि कुछ फीट के फासले के बाद कुछ भी नज़र नहीं आया करता था। खैर, मैं जल्दी से तैयार हुआ। तैयार होने के बाद मैंने घोड़ा गाड़ी को रेडी किया और वो जो फैमिली परेशानी का शिकार थी, मैंने उनको कहा कि पीछे आके मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ। अब जैसे जैसे वो गाइड कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही उसी रास्ते पे मैं चलता चला जा रहा था। हालांकि जो ही हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था आगे बढ़ने के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हो रहा है। एक अजीब सी कैफियत थी। बहरहाल इसकी बीवी तकलीफ़ में थी और इस तकलीफ़ में किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जा सकता था। खैर, मैं इसको लेके बिलाखिर उस गांव पहुंचा जिस गांव में वो बड़े हकीम साहब मौजूद हुआ करते थे। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और अभी उजाला होने में 3-4 घंटे मज़ीद बाकी थे। खैर, ये वहाँ पे गया। वहाँ पे जब इसकी हकीम साहब से मुलाकात हुई तो हकीम साहब ने अपने तौर पे कोई दवाई दी और कहा कि अगर बुरा ना मानो तो आज रात इस औरत को यहीं रहने दो। यहाँ पे हमारे पास मरीज़ों के लिए एक पलंग मौजूद है। पूरी रात इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर इसकी तबीयत बेहतर नहीं हुई तो हो सकता है मुझे दवाई को तब्दील करना पड़े। जैसे कि आज के दौर में अगर आप अस्पताल में जाएं तो वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद होता है, अगर उसको लगता है इमरजेंसी केस है तो अक्सर मरीज़ को अस्पताल के अंदर रुकने का कहा जाता है। तो वैसे ही उस हकीम ने भी इस औरत को वहाँ पे रुकने का कहा और कहा कि कल सुबह तक अगर इसकी तबीयत बेहतर हो जाती है तो ठीक है, वरना इसकी दवाई तब्दील करके हमें कुछ और इलाज करना होगा। अब जाहिर सी बात है, मैं इस गांव के अंदर अजनबी था, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। तो जब इसने अपनी बीवी की वजह से मुझे यहाँ पे रुकने की रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जहाँ पे दवा खाना मौजूद है वहाँ पे रुक जाओ, तुम अपनी बीवी के पास रात गुजारो, जबकि मैं बाहर जहाँ पे मेरा तांगा मौजूद है उसमें सोने की कोशिश करता हूँ। अब बाहर, यानी जहाँ पे मेरा तांगा खड़ा हुआ था, मेरे लेफ़्ट और राइट पे बहुत बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे, जबकि अगर आप पीछे की तरफ की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली मौजूद थी। एक शदीद सर्दी का आलम था। दूर दूर तक न बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। खैर, मैंने अपने तौर पे चादर वगैरह में अपने आप को लिपेटा
और इस शदीद सर्दी में तांगे के ऊपर लेटकर सोने की तैयारी करने लगा। अभी मुझे लेटे हुए मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टाइम गुजरा होगा, मुझे एक अजीब से शोर की सी आवाज़ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अतराफ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मुझे औरतों के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था औरतें आपस में या तो बातें कर रही हैं या किसी भी बात पे आपस में बहस कर रही हैं। अजीब बात ये थी कि ये जो भी आवाज़ें थीं, ये जो भी लैंग्वेज थी, ये मेरी समझ से बाहर थी। काफ़ी कोशिश के बावजूद ये ज़बान मेरी समझ में नहीं आ रही थी। खैर, ऐसा ज़रूर लग रहा था जैसे जो भी आपस में बातें कर रहा है, या तो ये लोग नाक से बातें कर रहे हैं या फिर इन तमाम लोगों की, तमाम औरतों की जो आवाज़ें हैं वो बहुत पतली सी, बारीक सी आवाज़ें हैं। देखते ही देखते ये जो आवाज़ें थीं ये रोने की आवाज़ में तब्दील हो गईं, और कुछ देर के अंदर अंदर मुझे महसूस हो रहा था मेरे अतराफ में बहुत सारी औरतें मौजूद हैं, जैसे कि वो बहन कर रही हों। कोई गम है जो उनका इज्तिमाई गम है, कोई तकलीफ़ है जिस तकलीफ़ का ये सारी की सारी औरतें शिकार हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे औरतों के जो रोने की आवाज़ थी ये बढ़ती चली जा रही थी, और सच्ची बात यह है कि मुझे हल्का हल्का सा खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है या कोई ना कोई गलत बात मेरे साथ ज़रूर होगी। इसी दौरानिए में मैंने जब उन आवाज़ों पे या उन जगहों पे गौर करना शुरू किया जहाँ से मुझे ये आवाज़ें आती हुई महसूस हो रही थी, तो कभी ऐसा लगता ये जो आवाज़ें हैं ये उल्टे हाथ पे जो दरख्त मौजूद हैं यहाँ से आ रही हैं, कभी ऐसा लगता कि खेतों की तरफ से आ रही हैं। गर्ज़ कि काफ़ी देर तक इन आवाज़ों को फॉलो करने के बावजूद पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से और क्यों कर आ रही हैं। बहरहाल जो भी औरतें यहाँ पे मौजूद थीं यकीनन वो किसी न किसी गम का शिकार थीं। कोई ना कोई परेशानी थी, कोई ना कोई मुश्किल थी जो इनको दरपेश थी। इसी दौरानिए में जब मैंने एकदम से मेरे सामने की तरफ जो दरख्त मौजूद थे, जिनमें 2 बेरी के दरख्त थे और उनके बराबर में एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था। हालांकि बहुत ज़्यादा धुंध मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगा कि उन दरख्तों में मुझे कुछ आंखें सी नज़र आना शुरू हुई हैं। दोनों दरख्तों पे 4 आंखें मौजूद थीं, और चारों आंखें ऐसा लग रहा था जैसे लाल रोशनी से मुज़य्यन हैं या फिर लाल शोले या अंगारे हैं जो आंखों के तौर पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही था जब मैंने मज़ीद गौर किया तो ये आंखें नहीं थीं, बाकायदा पूरे चेहरे थे, और ऐसा लग रहा था जो औरतें मुसलसल रो रही थीं ये सारी की सारी औरतें इन दरख्तों पे बैठी हुई हैं। इतनी सरतरीन रात में इन औरतों का इस तरह से दरख्त के ऊपर मौजूद होना और उसके साथ साथ बैन करना अब मुझे हल्का हल्का सा समझ में आने लगा था। मुझे लग रहा था कोई छलावे, चुड़ैल या इस तरह की मखलूक़ात हैं जो मेरे अतराफ़ में मौजूद हैं, और शायद वो मेरे यहाँ पे खड़े होने पे परेशानी का शिकार हैं, या वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे मज़ीद खड़ा रहूँ। ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने तांगे को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने तांगे को उस हकीम के दवाखाने की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो अब मुझे लग रहा था जैसे उन दरख्तों पे से बारी बारी करके कोई नीचे की तरफ कूदना शुरू हो चुका है। एकदम से किसी के नीचे कूदने की आवाज़ सुनाई देती, और जब मैं उस आवाज़ को फॉलो करता और पीछे देखता तो बज़ाहिर कोई भी मौजूद नहीं होता। देखते ही देखते 5-6 दफ़ा मुझे इस तरह की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इत्तेफाक से पीछे कोई मौजूद नहीं था। अब मैंने मज़ीद उस दवाखाने की तरफ बढ़ना शुरू किया, और मैं चाहता था कि वहाँ पहुँच के दरवाज़े को नॉक करूँ, और नॉक करने के बाद किसी भी तरह अंदर दाखिल हो जाऊँ, क्योंकि सच्ची बात यह है कि हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ मेरे खौफ में इजाफ़ा हो रहा था। अभी मेरे और उस दवाखाने के बीच में मुश्किल से 1 या 2 मिनट का रास्ता मौजूद था कि एकदम से जो मेरे घोड़े थे वो पीछे हटने लगे। ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई बला या कोई इस तरह की चीज़ आ चुकी है। वो ना सिर्फ एकदम से पीछे हट रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से डरते चले जा रहे हैं। वो एक ख़ास सिमत में मुसलसल देख रहे थे और बार बार बिदकते चले जा रहे थे। अब ये जो जानवरों का बिहेवियर था, आम तौर पे जानवर इस तरह का बिहेव इस वजह से किया करते हैं कि उनको कोई ख़तरा या इस तरह की चीज़ महसूस होती है। और सच्ची बात यह कि जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया जिस तरफ के घोड़े देख के एकदम से बिदकते जा रहे थे, तो मैंने देखा कि तकरीबन 4 या 5 औरतें हैं
इन तमाम औरतों ने काले कलर के लंबे लंबे से बुरके नुमा लिबास पहन रखे हैं। उनका जो चेहरे का हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पे खाली है। ऐसा लग रहा था चेहरे की जगह पे कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ उनकी आंखों वाला जो हिस्सा था वो चमक रहा था, जैसे कि उनकी आंखों की जगह दो शोले या अंगारे मौजूद हों। आहिस्ता आहिस्ता करके ये औरतें मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। और अजीब बात ये थी कि जब वो मेरे एग्जैक्टली सामने की तरफ आईं और जब मेरी नज़र उनके पाँव की तरफ पड़ी, तो यकीनन इन तमाम औरतों के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था अगले ही लम्हे ये मुझे ख़त्म करने वाली हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसी दौरानिए में पीछे से जहाँ पे हकीम साहब का दवाखाना मौजूद था, हकीम साहब खुद एकदम से बाहर आ गए। अब जैसे ही वो बाहर आए, बाहर आते ही उन्होंने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो देखते ही देखते ये जितनी भी चुड़ैलें थीं ये वापस उन्हीं खेतों की तरफ भागती चली गईं, जिस जगह से या जिन खेतों से, जिन दरख्तों से ये निकल के बाहर आई थी। हकीम साहब ने मुझे समझाया और समझाने के बाद अपने दवाखाने के अंदर ले गए। उनका ये कहना था कि ये जो हमारा गांव है, ये जो एरिया है, अक्सर रात के औकात में यहाँ पे इस तरह की चुड़ैलें हर किसी को नज़र आया करती हैं। ख़ास तौर पे जो लोग रात में यहाँ से गुजरते हैं, ये उनको ना सिर्फ नज़र आती हैं बल्कि उनको डराने की, उनको परेशान करने की कोशिश किया करती हैं। खैर, जैसे तैसे करके जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद जब हकीम साहब ने उस औरत को चेक किया तो अल्लाह का शुक्र है उस औरत की जो तबीयत थी वो काफ़ी बेहतर थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि देखते ही देखते मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। अब मुझे बाकायदा अपने ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे बुखार की सी कैफियत महसूस हो रही है। कुछ अजीब तरीके से मेरा जिस्म टूट रहा था और मेरे पूरे जिस्म में मुझे तपिश सी महसूस हो रही थी। इस वाक़ये के तकरीबन 10 या 11 दिनों तक मैं शदीद बीमार रहा और इस वाक़ये के बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में ख़ास तौर पे इस गांव की तरफ जाने से परहेज़ करना है। आज भी कहा जाता है वहाँ पे वो गांव वैसे ही मौजूद है और आज भी ये बात ज़बान ज़दे आम है कि जो लोग रात में उस ख़ास एरिया की तरफ से गुज़रते हैं तो उनको अक्सर औरतों के रोने की या इस तरह की मखलूक़ात की मौजूदगी का एहसास हुआ करता है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो कहानी है ये रिजवी साहब की कहानी है और ये किस्सा, ये वाक़या इनके साथ 1999 में ऑकलैंड के अंदर पेश आया था। ये बताते हैं कि 1999 में हम लोग पाकिस्तान से ऑकलैंड में शिफ्ट हुए थे। और ज़ाहिर सी बात है, जब भी आप किसी इस तरह के मुल्क में जाते हैं, ख़ास तौर पे यूरोप में जाते हैं, तो शुरू का जो पीरियड होता है 2 साल का, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे पेंट हाउसेस में, इस तरह की जगहों पे आपको गुजारा करना होता है। अब उस दौर के हिसाब से इनके फादर का जो बजट था, वैसे ही इन्होंने एक विलेज के अंदर, काउंटी के अंदर एक छोटा सा घर ले लिया था। बेसिकली ये जो घर था ये आप कह सकते हैं कि एक वुडन हाउस था और इसकी बेसमेंट भी मौजूद थी। अच्छी बात ये थी कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने के बाद जहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे इक्का दुक्का पाकिस्तानी लोग भी रहा करते थे, यानी कि वहाँ जाते ही हमारी उनके साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। अच्छा, जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती थी तो हमसे पूछते थे कि आपको इस घर में कैसा लग रहा है, क्या सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब भी वो ये सवाल करते तो मेरी पूरी फैमिली परेशान हो जाती कि आखिर ऐसी क्या बातें जो ये हमें बताना चाहते हैं, या फिर सरासर ये जो भी बातें किया करते हैं इनका कोई सर पैर नहीं है, ये हमें डराना चाहते हैं। खैर, काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो अक्सर लोग बहाने बना देते, बोलते वैसे ही पूछ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक पाकिस्तान से नई जगह पे आए हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है। लेकिन वाकई में जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे कुछ इस तरह की बातें थीं जो हम लोगों ने महसूस करना शुरू कर दी थीं। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में हमें अपनी बेसमेंट से, ख़ास तौर पे किचन से कुछ अजीब सी आवाज़ें आया करती थीं। कभी कभी ऐसा लगता कि किचन के अंदर कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है, वहाँ पे बाकायदा बर्तनों को इस्तेमाल किया जा रहा है।
बर्तनों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है। और वाकई में ऐसा ही था कि जैसे फ़र्ज़ करें मेरी मदर ने बर्तनों की कोई ख़ास सेटिंग की हुई है या उन्होंने अपनी चीज़ों को सही तरह से रखा हुआ है। लेकिन जब वो सुबह उठ के देखती तो बर्तन इधर से उधर होते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बर्तन सने हुए यानी जो इस्तेमाल शुदा बर्तन है वो सिंक के अंदर रखे हुए होते। हालांकि मेरी मदर की शुरू से ही आदत थी कि जो भी बर्तन थे यानी इस्तेमाल के फ़ौरन बाद वो उनको वॉश कर दिया करती थी। इसके साथ साथ अजीब बात यह थी कि अक्सर ऐसा होता कि हमारी जो भी चीज़ें थीं वो मिसिंग हो जाती। यानी एक चीज़ कहीं रखी होती तो वो कहीं और से मिलती। ख़ास तौर पे जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है तो पैसे जहाँ पे रखे जाते कभी भी वहाँ से नहीं मिला करते थे। इवन कि कभी कभी तो ऐसी हरकत होती कि पैसे अगर हमने वॉलेट के अंदर रख के उसको अलमारी में रखा है तो अक्सर वो वॉशरूम से या फिर आप कह सकते हैं कि किचन से पैसे बरामद होते। खैर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सर्द तरीन रात थी और इत्तेफाक से मेरे सारे घर वाले सो चुके थे। मैं और मेरी बहन आपस में बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि मेरी बहन कंप्यूटर में कोई काम कर रही थी और मैं उसको गाइड कर रहा था। इसी दौरानी में जबकि हम लोग बातचीत कर रहे थे हमें किचन की तरफ से न सिर्फ मूवमेंट की या बर्तनों को इस्तेमाल करने की आवाज़ आना शुरू हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई किचन में मौजूद है और बाकायदा खाना बना रहा है। यानी 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे पूरे घर के अंदर खाने की खुशबू फैल चुकी थी और बाकायदा महसूस हो रहा था जैसे बहुत ही ताज़ा खाना बनाया जा रहा है। अब पहले तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम जाके देखते हैं आखिर कौन है जो हमारे किचन को इस्तेमाल किया करता है। जाहिर सी बात है जिस मुल्क के अंदर हम लोग रह रहे थे वहाँ पे इस तरह की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती थी और कहा जाता था कि इस तरह की बातें फजूल बातें हुआ करती हैं। खैर मैंने अपनी बहन को कहा कि हम लोग चलते हैं। पहले तो वो मना करने लगी, लेकिन मेरी ज़िद के आगे जब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींच के मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, तो बिला आखिर वो मेरे साथ जाने पे मजबूर हो गई। सच्ची बात यह है कि जूं जूं हम लोग किचन की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे मेरे खौफ में भी इजाफा हो रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा गेस्चर दूं कि जिस गेस्चर की वजह से मेरी बहन को भी खौफ महसूस हो। मैं अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए या ब्रेव साबित करने के लिए आगे बढ़ रहा था और मैं उसको कह रहा था डरने की कोई बात नहीं है। यकीनन कोई बिल्ली या इस तरह का पेट एनिमल होगा जो वहाँ पे बर्तनों को गिराया करता होगा। खैर जैसे ही हम लोग किचन के बिल्कुल सामने पहुँचे तो किचन का दरवाज़ा बंद हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि किचन का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन किचन के दरवाजे के बाहर जो हिस्सा था यानी कि जो बाहर से रोशनी नज़र आया करती थी उस हिस्से पे लाइट पड़ रही थी। यानी किचन के अंदर जो लाइट मौजूद थी वो जल रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम एग्जैक्टली किचन के दरवाजे के बाहर आके खड़े हुए तो उस वक्त भी मेरी बहन ने कहा कि भाई छोड़ो वापस चलते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ाना शुरू किया और जब मैंने डोर हैंडल को पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाज़ा खोला तो आप यकीन करें जो मंज़र हमारी आंखों के सामने मौजूद था, यह मंज़र देखने के बाद मेरी बहन तो उसी वक्त बेहोश हो गई। जबकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं भी तकरीबन नीम बेहोशी में जा चुका था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने के बाद जब मैंने सामने यानी जहाँ पे सिंक मौजूद था उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि बज़ाहिर 80 या 85 साल की लगती है और वो वैसी ही गोरी थी जैसे कि गोरे हुआ करते हैं। वैसे ही उसके सफ़ेद बाल थे, उसने वैसे ही नाइट सूट टाइप का कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वो सिंक के अंदर बाकायदा बर्तन धो रही थी। उसका जो चेहरा था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, जबकि हमें उसकी जो बैक साइड थी वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रही थी। अब उसका जो गर्दन वाला हिस्सा था या जो उसका साइड का चेहरा था वो वैसे ही गोरा लग रहा था, लेकिन जहाँ तक उसके पाँव का और उसके हाथों का ताल्लुक़ है वो इस कदर काले पाँव थे जैसे कि उन पे बाकायदा काला कलर कर दिया गया हो। इसी दौरानिए में जब मैंने उस औरत को बाकायदा मुखातिब किया और मुखातिब करने के बाद उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, तो पहले तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही उसने पलट के मेरी या हमारी तरफ देखा तो उसका चेहरा तो वैसे ही गोरा चेहरा था जैसे कि अंग्रेज़ों का गोरों का हुआ करता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पे उसकी आंखें मौजूद नहीं थीं।
बस मुझे इतना याद है कि मैं नींद बेहोशी में जैसे तैसे ऊपर आया हूँ, यानी कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद था मैं उसके पास पहुँचा हूँ। तो इसी दौरानिए में मेरे पेरेंट्स भी उठ चुके थे। मैंने नींद बेहोशी की हालत में अपनी बहन की तरफ इशारा किया और जब उन लोगों ने उस तरफ देखा तो मेरी बहन बेहोशी की हालत में ज़मीन पे पड़ी हुई थी।